क्लास 12। तो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप 5 चैप्टर तक आपका कोर्स कंप्लीट है। आपको नोट्स भी भेजे गए हैं। आप जो नोट्स भेजे गए हैं यूट्यूब वीडियो से आप नोट्स और यूट्यूब वीडियो से आप अपना कंप्लीट करेंगे, काफ़ी समझेंगे भी। आज आपका जो 6 चैप्टर है फिजिक्स में, वो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि एक्चुअली विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी है, आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, लेकिन हम चैप्टर के नाम से पहले उसका अर्थ समझें कि एक्चुअली विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ 3 शब्द हैं, विद्युत भी है, चुंबक भी है और प्रेरण। मतलब विद्युत यदि है तो चुंबकत्व के लिए प्रेरण करेगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरित करेगा, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ विद्युत धारा भी है। विद्युत चुंबक को प्रेरित करेगा, चुंबक विद्युत को प्रेरित किया। तो इस तरह की घटनाएं से संबंधित इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि जब हम कहीं पर किसी चालक में या परिपथ में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उस चालक तार, परिपथ या कुंडली के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, तो उसके कारण चालक में, कुंडली में, परिपथ में एक प्रकार की विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में, परिपथ में, चालक में एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा को उत्पन्न करती है और प्रेरित करती है। तो इस घटना को हम कहते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर का नाम समझे आप। एक्चुअली है क्या कि जब कोई एक कुंडली, परिपथ, कुंडली या परिपथ, ठीक है, या चालक और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। ठीक है, आपेक्षिक गति का मतलब है कि कुंडली स्थिर रहे, चुंबक गति करे, या चुंबक स्थिर रहे, कुंडली गति करे, या दोनों गति करें, एक दूसरे के समीप आए या एक दूसरे से दूर जाए। तो जब दोनों किसी कुंडली, परिपथ या चालक के बीच और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो हम ये देखते हैं कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और चूंकि ये विद्युत वाहक बल प्रेरणा से, प्रेरित करने से उत्पन्न हुआ, दोनों के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस प्रकार के विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस तरह के विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा कुंडली में, तो एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये धारा प्रेरित धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो आप ये देखें कि इससे संबंधित फैराडे का एक प्रयोग है। हम जिन बातों को लेके बताए हैं
कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो कुंडली में एक प्रकार की प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में कोई बाह्य स्रोत उपस्थित नहीं रहता है, कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई बैटरी नहीं जुड़ी रहती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक तरह का बाहरी विद्युत वाहक बल चाहिए या बैटरी चाहिए, लेकिन ये बैटरी उपस्थित नहीं रहती है परिपथ में। फिर भी बिना बैटरी के ही परिपथ में एक प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा उत्पन्न वही करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है क्योंकि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है। तो इस तरह से दोनों के बीच आपेक्षिक गति होने के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इस आधार पर वैज्ञानिक फैराडे ने सोचा कि जिस प्रकार विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए। इसके लिए फैराडे ने प्रयोग किया। उसने एक कुचालक पदार्थ पर, हम जिसको परिनालिका कहते हैं, उस पर हम तांबे के तार को टर्न करके इस तरह लपेट करके रखते हैं। तार के एक सिरे को हम और दूसरे सिरे को दोनों के बीच एक धारामापी जोड़ दिए, ठीक है, जो इस कुंडली में धारा की उपस्थिति को बताएगी। और एक चुंबक जो दूर है उससे टच नहीं है, हम एक चुंबक एनियस रखते हैं और ये देख रहे हैं कि ये चुंबक एनियस जो है वो स्थिर है, विराम अवस्था में गति नहीं कर रही है, न तो कुंडली गति कर रही है और न चुंबक, दोनों स्थिर हैं। तो हम देख रहे हैं कि कुंडली में विक्षेप शून्य मिल रहा है, कुंडली में कोई विक्षेप नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि कुंडली या परिपथ में किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये हमारा पहला प्रयोग है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। इसी के लिए यही चित्र यहाँ बना दिया गया है, लेकिन इसमें यह दिखा दिया गया है कि चुंबक एनियस जो है उसका उत्तरी ध्रुव एन सिरा कुंडली की ओर गतिमान है, यहाँ पर स्थिर है और यहाँ पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो कुंडली की ओर गतिमान गति कर रही है, अर्थात दोनों के बीच आपेक्षिक गति है। तो हम ये देखते हैं कि ये धारामापी जो जुड़ा रहता है कुंडली में, इसमें किसी एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधी रेखा ये संकेतक की है, यहाँ पर संकेतक में थोड़ा विक्षेप दिख रहा है। तो ये विक्षेप का कारण है क्या कि जब हम दंड चुंबक एनियस के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं, तेजी से लाते हैं, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, ठीक। तो इस तरह धारामापी में हमको एक विक्षेप मिलता है। तीसरा कारण है, तीसरी बात है कि एक चुंबक एनियस है। अब हम उसी चुंबक को पहले चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन को कुंडली की ओर गति कराए और तीसरी स्थिति में हम क्या किए कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए तेजी से। हम देख रहे हैं गति की दिशा इधर है, यह ध्रुव पास में आ रहा है, लेकिन यहाँ यह ध्रुव जो है कुंडली से दूर जा रहा है। तो हम क्या पाते हैं, गति की दिशा, चुंबक के गति की दिशा बदल देने से हम ये पाते हैं कि धारामापी में जो विक्षेप की दिशा है, जो धारामापी में विक्षेप की दिशा है वो इसके विपरीत है। जो दूसरी स्थिति है, जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, वो कुंडली की ओर लाने पर जिस दिशा में धारा विक्षेपित होती है
यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाने में जिस दिशा में विक्षेप उत्पन्न होती है, ठीक यदि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाएं तो जो उत्पन्न विक्षेप है, जो धारामापी में विक्षेप है, उसकी दिशा विपरीत हो जाती है। तो गति की दिशा बदलने से भी धारा की दिशा बदल जाती है। अब यदि हम फिर से चुंबक के गति को स्थिर कर दें, चुंबक गति न करे, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं कि फिर धारामापी में विक्षेप शून्य मिलता है। फिर और एक अगला कंडीशन है, यदि हम गति बढ़ा दें, जो चुंबक के गति करने का जो वेग है उसको हम बढ़ा दें, पहले से ज़्यादा कर दें, तो हम ये देखते हैं कि इन्हीं स्थितियों में विक्षेप की मात्रा भी बढ़ जाती है। धारामापी में विक्षेप की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा विक्षेपित होती है। तो इन प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने अपना निष्कर्ष दिया। क्या निष्कर्ष दिया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होता है, परिणामस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब और कुछ ऐसी परिस्थितियां कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने, जैसे यदि हम किसी परिपथ में या कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को चेंज करें, परिवर्तित करें, है ना, तो भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। एक कुंडली ये रखी गई है, दूसरी कुंडली उसके पास रखी गई है, जिसमें दूसरी कुंडली में कोई प्रवाहित धारा नहीं हो रही है, ठीक है, और न किसी तरह का कोई बैटरी जुड़ा है। यदि हम प्राथमिक कुंडली में बैटरी जोड़ करके और विद्युत धारा प्रवाहित करें और कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित करें, बदलें, तो उसके पास में रखी गई दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से भी गति नहीं कर रही है, लेकिन कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित करने पर भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष फैराडे ने दिया। इसके बाद आगे आपका जो टॉपिक है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हम पहले भी आपको बताए। फिर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम दिए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको समझना है। क्या है कि पहले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हम आपको बता दें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको अभी बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है या दो कुंडली एक दूसरे के पास रखे गए हैं और पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, तो उसके पास रखी गई जो दूसरी कुंडली उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या होता है कि उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में जो एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। संक्षेप में हम इतना भी कह सकते हैं। इसके बाद फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो पहले है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा अभी पढ़े। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम क्या है? दो नियम
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे ने 2 नियम दिया। तो पहला नियम है, हम आपको ध्यान से आप सुनिए, बता रहे हैं, एक प्रकार का पहला नियम जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा से ही संबंधित है। ठीक है, तो क्या होती है पहला नियम क्या है कि जब किसी एक कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, ठीक है, या किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से कुंडली में एक प्रकार की विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में एक प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। लेकिन ये तभी तक कुंडली में प्रवाहित धारा उत्पन्न होती रहती है जब तक कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बंद होगा, प्रेरित धारा भी शून्य हो जाएगी। तो ये आपका जो कहना है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला पार्ट है वो। तो ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। दूसरा नियम कह रहा है, दूसरे नियम में गणितीय व्यंजक है, थोड़ा सा समझना है कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन की दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन की दर है वो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो पहला नियम थोड़ा सा लिख लें कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, क्यों? क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। ठीक है, चुंबकीय है ना, ये पहला हुआ। दूसरा नियम कहता है, इसका दूसरा नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। मान लीजिए कि प्रारंभ में कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभ में कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर चुंबकीय फ्लक्स के
मान में परिवर्तन की दर क्या होगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन, यदि t समय है तो यहाँ यदि हम dt समय ले लें अल्प समय तो आएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन dt। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल समान ई है, तब फैराडे के द्वितीय नियमानुसार, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती φ2 माइनस φ1 अपॉन t। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, या हम लिख सकते हैं माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन dt, या यदि φ2 माइनस φ1 इक्वल टू d फाई है तो E इक्वल टू माइनस d फाई अपॉन dt, ये E इक्वल टू माइनस d फाई अपॉन dt है। ठीक है, मतलब और यहाँ ऋण चिन्ह, यहाँ समानुपाती चिन्ह हटा तो -1 नियतांक आया, 1 नियतांक आया। ठीक है, और 1 नियतांक आया और माइनस भी साथ में आया, तो माइनस चिन्ह का मतलब क्या है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई। यहाँ उत्पन्न प्रेरित विद्युत ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर का विरोध करती है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब ये है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे और फेयर कॉपी भी आप कंप्लीट करेंगे, शीघ्र ही आपको चेक करने के लिए हम बुलवाएंगे। ठीक।